हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बैक। मैं हूं आरजे आमिर आपके साथ। संडे की शाम है। हमारे आज एक नए मेहमान हमारे साथ हैं। बहुत ही खुसूसी मेहमान हैं। बॉलीवुड में इनका काफी लंबा सफर है। 3 डेकेड्स, जो है वो 30 साल से ज्यादा इन्होंने बॉलीवुड को दिए हैं अपने, एज ए स्क्रीन राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए पोएट, एज ए जर्नलिस्ट। और 30 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्म्स पर इन्होंने काम किया है। क्लासिक्स जैसे कि नामचीन, हिम्मत वाला, हिम्मतवर, लौह पुरुष, भीष्म, ज्वालामुखी, रामगढ़ के शोले, इस तरह की कई सारी मूवीज में इन्होंने अपना योगदान दिया है। हमारे साथ आज हमारी खुशकिस्मती है कि मिराक मिर्जा साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर टुडे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब फॉर दिस इनविटेशन टू हैव विथ यू। सर, फरमाएं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप जैसे जो बहुत अकम्पलिश लोग हैं उनसे हम कुछ सीख सकें, उनसे कुछ समझ सकें और लोगों तक वो सारी बातें पहुंचा सकें, ताकि वो अपनी जिंदगी में अगर आपके नक्शे कदम पर चलना चाहें और आपसे कुछ सीख लेकर आगे बढ़ सकें, तो मेरे ख्याल से उनको काफी मदद मिलती है जो भी आप हमारे साथ शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस फॉर जी ज्वाइनिंग अस। जी और जी तो सबसे पहले सवाल जो हम उमूमन पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि आपने कैसे बॉलीवुड को चुना? हाउ डिड यू, आई मीन, किस चीज ने बॉलीवुड में, फिल्मों में आपको कैसे पुल किया? ये एक खूबसूरत इत्तेफाक कहा जाएगा हम्म। कि कोई नौउम्री के ज़माने से बॉलीवुड आने का कोई ख्याल, कोई मंसूबा ज़हन नहीं था। तो कहते हैं कि कुछ क्वालिटीज़ खुद मालिक कायनात इंसान के वजूद में डालकर भेजता है। तो जी एक जी। अजीब सा पिक्यूलियर क्वालिटी थी मुझ में कि जब हम्म। मैं अपने शहर मुजफ्फरपुर में फिल्में देखता था तो अक्सर क्लाइमेक्स छोड़कर मैं आ जाता था और दोस्तों से बाद में बताता था कि फिल्म का अंजाम ये हुआ होगा, क्लाइमेक्स। तो वो बोलते हैं कि यार तुमने तो बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही क्लाइमेक्स हुआ। तो अब पता नहीं क्या था इसके पीछे, लेकिन मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था और बिलखुसूस अदब बहुत पढ़ता था। और वो जमाना शमा मैगजीन का भी था, तो हमारे यहाँ और हमारे क्या उस दौर के हर बच्चे जो है फिल्मी न्यूज के लिए पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। फिर बॉम्बे आना हुआ दूसरे पर्पज से जी और यहाँ मेरी मुलाकात बहुत अजीम राइटर स्कॉलर, आपने जरूर नाम सुना होगा, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को ब्रेक दिया था, ख्वाजा अहमद अब्बास। जी। और बहुत बड़े नाम थे वो। वो जी, और राज कपूर साहब की ज्यादातर फिल्में अब्बास साहब ने लिखी। तो मैं उनका बड़ा हार्डकोर एडमायरर हुआ करता था। तो इत्तेफाक से उनसे मुलाकात, बल्कि मुलाकातें, 3 4 मुलाकातें हुई। और बॉम्बे में रहने के दौरान पर्पस जो भी रहा हो, कुछ जाहिर सी बात है, बॉम्बे तो आदमी ख्वाब लेकर आता है और बड़े ख्वाब होते हैं। वो ख्वाब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं थे, कुछ बिजनेस में उतरना था, कुछ पैसे कमाने थे। लेकिन पार्ट टाइम में मैं जर्नलिज्म भी करने लगा था। हम्म। तो फिर अब्बास साहब ने गाइड किया कि यार जर्नलिज्म बहुत ही थका देने वाला काम है, पैसे वैसे नहीं कमा पाओगे। सोशल एक्टिविज्म करना है तो जर्नलिज्म करो, आज के हालात मुख्तलिफ हैं। तो हम्म। उन्हीं दिनों उन्होंने कहा कुछ लिख सकते हो तो फिल्मों के लिए लिखो, पैसे भी हैं, नाम भी है, शोहरत भी है। इस तरह मेरे अंदर जो है अचानक ये हुआ कि हाँ, तो मैं तो नौउम्री के जमाने में फिल्मों की कहानी सोच लेता था। और हमारे यहाँ एक बड़ा कदीम इमाम बाड़ा है, उसकी सीढ़ियों में बैठ के 2 4 दोस्त कहानियां भी सोच लेते थे। फिर मेरा जहन घूम गया कि मैं इधर कर सकता हूँ। और मैं लकी रहा कि मुझे महज 2 साल के अरसे में नामचीन फिल्म के मकालमा निगार की हैसियत से ब्रेक मिल गया। और कहते हैं कि अल्लाह आपको जो बनाना चाहता है उसके लिए रास्ते भी पैदा कर देता है। तो मोहम्मद अली रोड पे मैं 2 साल रहा था बॉम्बे में। तो यहाँ के जो लिंगो है, मतलब जी यहाँ की जो एक अलग सी हिंदी है, अपन को, मेरे को, तेरे को, अनिल कपूर ने बहुत बोला,
अमिताभ बच्चन ने ये भाषा बोली है, जिसको हम डायलेक्ट कहते हैं। हर स्टेट में ऐसी बोलियां होती हैं, वो मैं सीख गया था। तो नामचीन के कुछ मनाजिर में ऐसे मुकालमे लिखने थे, तो मेरा इंतखाब हो गया। और ऐसा होता नहीं है, 10-10 15 साल लग जाते हैं ब्रेक हासिल करने में। और मेरी वो फिल्म चल गई, ये भी अल्लाह की मेहरबानी हुई। तो उसके बाद वो मीडिया तो था नहीं इतना, और ये 89 का जमाना था। जी। तो माउथ पब्लिसिटी से इंडस्ट्री में मेरी चर्चा होने लगी, और लोग बुलाकर काम देने लगे कि भाई एक नया राइटर आया है। और सुरेश ओबराय से उन दिनों मेरी एक मुलाकात किसी ने करवाई, तो सुरेश जी ने मेरा नाम रख दिया फ्रेश फायर। ये फ्रेश फायर है। तो इस तरह काम का सिलसिला शुरू हो गया, और फिर फिल्में मिलती रही, मैं जिम्मेदारी से काम करता चला गया। ये एक छोटा सा बॉलीवुड में एंट्री की एक कहानी है हमारी। जी, ओवर टू यू। आपको तो आपकी किस्मत, बेसिकली ऐसा कहें कि आपकी किस्मत खुद से आपको हाथ पकड़ के ले गई, क्या ये काम करिए आप, इसके लिए आप अच्छे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल था। डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल था। अगर मैं मोहम्मद अली रोड पे नहीं रहा होता तो ये फिल्म मुझे नहीं मिलती, मुझे जबान ही नहीं आती। बिल्कुल। तो जी, सारी चीजें आपस में सेट हो गई। तो जी, इतनी जी, सारी जी, फिल्मों पे आपने काम किया है, और कुछ बड़ी फिल्मों पे काम किया है, जैसे कि आपने बताया नामचीन है, लौह पुरुष है, रामगढ़ के शोले है, इस तरह की तमाम सारी मूवीज में काम किया है। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के ज्यादा करीब रहा हो, और किस वजह से है, अगर वो दिल के करीब है आपके तो? वो जैसे काम का सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग जी। वाकयात हुए कि पैसे आने लगे। मैं एक, आई वुड से, माय सिटी कंपेयर टू बिग सिटी इज ए स्मॉल सिटी। स्मॉल टाउन तो नहीं कहेंगे, सिटी है। वहाँ का माइंड सेट, वहाँ की साइकोलॉजी अलग होती है। हमने 5 स्टार होटल कभी देखा नहीं था। तो यहाँ जो ग्लैमरस लाइफ शुरू हुई, तो हम सब कुछ देख रहे हैं, डिस्को देख रहे हैं, 5 स्टार होटल देख रहे हैं। और 5 स्टार होटल और डिस्क से जुड़ी हुई जो दूसरी ग्लैमरस बातें हैं, मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो गलत होगा। मैं उन चीजों को एंजॉय करता चला गया, और पैसे जी। अच्छे खासे आ रहे थे। फिर जिंदगी में एक तब्दीली आई जब मैं दाखिल हुआ। धर्म जी, हम लोग धर्म जी कहते हैं, धर्मेंद्र के नाम से दुनिया जानती है उनको। जी। धर्म जी के बंगले में एंट्री हुई हिम्मत वर्ग के प्रोजेक्ट के साथ। जी। जी। हेलो। कि उन्होंने कहानी सुनी और डन हो गया। खैर, ये तो अलग वाकया ये हुआ कि जब धर्मेंद्र के साथ मेरी फिल्म अनाउंस हुई, तो सडनली जी। मेरी प्राइस में इजाफा हो गया। क्योंकि इससे पहले आदित्य पंचोली थे, और भी जी। स्टार थे, लेकिन धर्म जी बहुत बड़े स्टार थे उस वक्त। उनकी फिल्म साइन होते ही बिक जाती थी। तो जी। वहां से पता चला कि फिर मैं अब वो बिजनेस सीखने लगा। बॉलीवुड का बिजनेस क्या होता है, पीआर क्या होता है। बहुत बड़ी मैगजीन निकलती थी। आप तो क्वाइट यंग है, लेकिन याद होगा, स्क्रीन वीकली एक अंग्रेजी मैगजीन निकलती थी, इंडियन एक्सप्रेस की। तो अच्छा। बहुत हाँ, वो हर स्टार के घर में जाती थी वो मैगजीन। नहीं, वो न्यूज़पेपर था, अखबार अच्छा। हर स्टार के घर में जाता था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया खास तौर से धर्म जी के साथ फिल्म अनाउंस होने के बाद, और वहां से प्राइस बढ़ी तो पैसे ज्यादा आने लगे। और धर्म जी के साथ एक फिल्म हुई तो 2 फिल्म धर्म जी ने भेज दी। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा काम जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। उसके 2 साल बाद मेरी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से हुई, किसी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो डन हुआ। मेरा और मिथुन दा का पहला प्रोजेक्ट भीष्म था। अंग्रेजी में भीष्मा लिख देते हैं, आपने सही प्रोनाउंस किया था, भीष्म। तो ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई रिलीज होने के बाद।
तो बॉलीवुड के स्टार्स देखते हैं कि किस टेक्नीशियन, किस राइटर, किस डायरेक्टर के साथ उनकी फिल्में चल रही हैं, तो वो राइटर या वो डायरेक्टर फेवरेट की लिस्ट में आ जाता है। तो लकीली मैं यहाँ भी एट्रीब्यूट करूंगा टू ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह, ईश्वर, के दादा के साथ वो फिल्म चल गई। वी फॉन्डली कॉल हिम दादा, और जाहिर सी बात है उनकी मेरी उम्र में बहुत बड़ा फासला है। तो उसके बाद उनके साथ ये हो गया कि फिल्म आफ्टर फिल्म, फिल्म आफ्टर फिल्म, तो आई रोट 11 फिल्म्स फॉर मिथुन चक्रवर्ती। तो वहां से फिर प्राइस में इजाफा हुआ। तो मैं एक ऑफ बीट और कमर्शियल फिल्मों का जो एमैलगमेशन था, क्योंकि मैं लिटरेचर से जुड़ा हुआ आदमी, तो जहां कहीं मौका मिलता था मैं कुछ लिटरेरी एसेंस लाने की कोशिश करता था डायलॉग में। तो ये सिलसिला रहा। फिर मनीषा कोइराला के साथ हमने लिखी मार्केट। अगेन इट वाज ए सुपर डुपर हिट। इस पर एक फिल्म पहले बनी थी इस सब्जेक्ट पे, बाजार, और बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर ने बनाई थी, अभी इंतकाल कर गया, बट ही वाज वेरी फैंटास्टिक राइटर। डायरेक्टर तो वो शौक में कर लिया था, सागर सरहदी, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, यश चोपड़ा के वो लव स्टोरी के, सागर सरहदी। सागर सरहदी कभी कभी लिखी उन्होंने, कभी कभी लिखी थी, सिलसिला लिखी। तो यश चोपड़ा के यहाँ 2 पार्ट में फिल्में थी। जो एक्शन फिल्में होती थी वो सलीम जावेद लिखती थी, और जो रोमांटिक फिल्म होती थी वो चली जाती थी सागर सरहदी के पास। एंड ही वाज अगेन लिटरेरी मैन। इस स्टेज से आए हुए आदमी थे और बहुत मलंग टाइप के आदमी थे। कभी वो ग्लैमर में नहीं आए, कभी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े टावर में बहुत बड़ा अपार्टमेंट हो उनका, कुछ नहीं। तो ही इज नाउ नो मोर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इस तरह जब स्टार से आपका एसोसिएशन हो जाता है बॉलीवुड में, ये भी बात मैं कह रहा हूँ जो ऐसे लोग सुन रहे हैं, हमारे दर्शक, जो हो सकता है बॉलीवुड एस्पिरेंट्स भी हो इसमें बहुत से, तो किसी भी टेक्नीशियन का फेवरेट बुक में स्टार के चले जाना उसकी कामयाबी की दलील होती है। तो मुझे एक तो धर्म जी ने 2 फिल्में भेजी, फिर 10 फिल्में मिथुन दा ने भेज दी, और दूसरी जो मिल रही थी मनीषा कोइराला जी के साथ फिल्म की हमने, वो भी फिल्म चल गई लकीली। उसके बाद उन्होंने चाहत, एक नशा फिल्म भेजी खुद। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि स्ट्रगल के अरसे मेरे हिस्से में बहुत कम आए, और अल्लाह की मेहरबानी से काम आता रहा, लिखता रहा। अभी भी मैं एक्टिव हूँ। डायरेक्टर मैं अब बना हूँ 7 साल कबल। तो ग्रेसी सिंह के साथ पहली फिल्म डायरेक्ट की मैंने, द लिटिल गांधी। तो शी प्लेड ए नन्स रोल, ऑफ बीट कहानी थी और एक बच्चे की कहानी। और ये मुख्तसर सी बात है, वो आगे आप सवाल करें तो मैं नहीं। इसके अलावा आप कुछ नाम भूल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने फिरोज खान साहब के साथ भी और राहुल रवेल के साथ भी कुछ काम किया है। राहुल रावल के साथ मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग एसोसिएशन रहा, फिर मैं फिरोज खान में आऊंगा। तो उसमें सचिन भौमिक साहब राइटर थे, बहुत बड़े राइटर सचिन भौमिक, 3 जनरेशन के लिए लिखा उन्होंने। ही वॉज देन एक्सीडेंटली बिजी, मतलब एक साथ 10 फिल्में लिख रहे हैं। तो ही वॉज अनएबल टू गिव सफिशिएंट टाइम टू राहुल रावल, वेरी डेडिकेटेड। उसने बेताब डायरेक्ट की थी राहुल साहब ने, अर्जुन सनी देओल की राहुल रावल, और बहुत सी हिट फिल्में हैं। और उन्हें 2 जबान बहुत अच्छी तरह आती थी, एक अंग्रेजी, जो ही मस्ट बी कॉन्वेंट एजुकेटेड, दूसरे उर्दू पर उन्हें बड़ा अच्छा कमांड था, और हिंदी में बस जितनी हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में बोली जाती है। और वजह यह कि उनके वालिद और उनके फादर एच.एस. रावल उर्दू सोशल बनाया करते थे अपने जमाने में, और बड़ी हिट फिल्में बनाई, मेरे महबूब, न जाने क्या क्या, बहुत बड़ी हिट फिल्में थी राजेंद्र कुमार के साथ। तो मुझे लिया गया एज को स्क्रीन प्ले राइटर फॉर दैट प्रोजेक्ट। और सनी देओल
जो राहुल जी के लिए घर का आदमी था, सनी देओल, ही हैड ऑलरेडी बीन हम्म, साइंड। और हमने सचिन दा यानी सचिन भौमिक, राहुल रावल, उसमें रूमी जाफरी डायलॉग लिखने वाले थे, और मैं और सचिन भौमिक लिखने वाले थे स्क्रीन प्ले। हम्म, It was an honor to me that Sachin Bhaumik had agreed to share screen with me, मतलब नेम विथ मी। वरना वो बहुत बड़े राइटर थे, वो कह सकते थे भाई मिराज मिर्जा जूनियर है, मैं उसके साथ नाम शेयर नहीं करूंगा। बट दादा हैड बिल्कुल। ए वेरी बिग हार्ट, वेरी बिग हार्ट। वो भी इंतकाल कर गए, सुन रहे होंगे जहां कहीं भी है मेरी बात। बड़े दिल वाले थे, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम ठीक है, वो आज की जनरेशन का आदमी है। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म फ्लोर पे जाने से पहले रुक गई। कुछ वजह थी कि उसकी शूटिंग न्यूयॉर्क में होनी थी, और उसके लिए वहां के परमिशन वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि टेररिज्म शुरू हो हम्म, गया था। तो वो फिल्म रोक दी गई। तो आई वुड से इट वाज लॉस टू मी। लेकिन फिर बात वही आएगी कि जो डेस्टाइंड है वही होगा, जो डेस्टिनी में नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो स्टार्स है उनके मेरे बड़े अच्छे इक्वेशन हो जाते हैं, और मैं फेवरेट लिस्ट में चला जाता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद दो चार फिल्म सनी देओल भी भेज देंगे। उनके डैड के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे, तो वो नहीं हुआ। और फिरोज साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने एज डायलॉग राइटर मुझे लिया था यलगार के लिए, और 20 हम्म, दिन हमने बेंगलोर में स्टोरी सीटिंग की थी। और मैं वहां भी एज डायलॉग राइटर आई हैड बीन साइंड, और दो राइटर्स स्क्रीन प्ले में थे। तो मुझे लगा कि फिरोज खान वॉज ए वेरी डेडिकेटेड डायरेक्टर। जब वो डायरेक्टर होते थे तो वो स्टार नहीं होते थे। वो सिटिंग के दौरान महसूस कराते थे कि मैं डायरेक्टर हूँ। घुलना मिलना, लंच के वक्त हमारे साथ लंच करना। उनके फार्म हाउस में सिटिंग चल रही थी, स्टोरी सिटिंग, जहां उन्होंने जाबाज की शूटिंग की थी। और हम्म, 10 बजे से 5 बजे तक सिटिंग होती थी, और 5 हम्म, बजे के बाद हम लोग आजाद थे, होटल भेज दिए जाते थे। होटल में क्या क्या होता था ये राज में नहीं खोलूंगा, लेकिन है जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए रेड वाटर के राज हैं। तो फिरोज साहब उसमें जो है बहुत ही मतलब फराख दिली वाले वो थे एक्टर। और आई एंजॉयड अ लॉट। और इनफैक्ट बेंगलोर से आने के बाद मैंने मारियो पूजो की गॉड फादर पढ़ी, सीरियसली। गॉड फादर एक बुक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। यस, दर्जनों फिल्म इसमें बन चुकी है, उस पे दर्जनों फिल्म फिल्में भी बन बन चुकी। चुकी है जी, 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 जी जी। दर्जनों फिल्म, और मेरे ख्याल से हर कंट्री में बनी है। तो हाँ, उसके और भी मुझे बहुत सारे वर्जन्स बने हैं। जी 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 जी। अच्छा, इंडिया में पहला वर्जन था फिरोज खान का ही, इट वाज धर्मात्मा, धर्मात्मा। जिसमें जिसमें मेन रोल प्रेमनाथ जी ने किया था। और ओरिजिनल फिल्म में जो अल पचिनो ने किया था, अल पचिनो वाला रोल फिरोज खान साहब ने किया। तो बड़ा अच्छा लर्निंग प्रोसेस रहा। और उम्र हमारी कम थी, तो हमारी डेनिम और फिरोज खान के डेनिम टकराते थे आपस में। उन्हें ही यूज्ड टू मेक यू फील बिग। तो होटल में गाड़ी जो लेने आती थी हम लोगों को फार्म हाउस के लिए, फार्म हाउस इट वाज हाफ एन आवर ड्राइव फ्रॉम द होटल, मेन बेंगलोर से, बेंगलोर सिटी से। टिमकुर एक जगह है जहाँ सिचुएटेड है उनका फार्म हाउस, बहुत बड़ा। तो फिरोज खान के अंदर बजात खुद एक गॉड फादर छुपा हुआ था। उनका स्टाइल, अंदाज, रहन सहन, सोच, फिल्म मेकिंग में उनका नजरिया। जैसे वो इमोशनल सीन, टिपिकल इंडियन सीन लाइक नहीं करते थे, उसका नाम उन्होंने बंगाली सीन रख दिया था। यार ये आई डोंट लाइक दिस बंगाली रोना रोना सीन। उनका चोर भी ब्रांडेड कपड़े पहनता था। आपने कुर्बानी अगर देखी हो तो चोर है लेकिन बाइक जो है वो इम्पोर्टेड है। तो सही वो है। हर फ्रेम को ब्यूटीफुल देखना चाहते थे, फ्रेम उनका खूबसूरत होना चाहिए। और बड़ी अच्छी की बात थी कि वो डेमो रिकॉर्डिंग जो सॉन्ग का है वो फिरोज खान ने सिखाया बॉलीवुड को।
कुर्बानी का भी गाना बिड्डू के साथ लंदन में उन्होंने रिकॉर्ड किया था, डेमो। और यलगार के लिए भी डेमो रिकॉर्ड किया था। और आखिरी दिन जब सीटिंग पैकअप हो गई तो उन्होंने हम लोगों को दावत दी अपने ही फार्म हाउस के एक पर्टिकुलर चैम्बर में। और आप चूंकि लखनऊ से हैं तो बहुत ही नवाबी अंदाज में उन्होंने साकी का रोल किया उस दिन। अच्छा, फिर मैं राज खोल ही गया। तो उस दिन उन्होंने, जी जी जी, नहीं वहां वाले तो समझ गया होंगे। अच्छा, जहां जहां उर्दू जानने वाले हैं तो बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। साकी खुद बने। और यलगार का जो रोमांटिक गाना था, डिस्को में होता है, हो जाता है कैसे प्यार में जाने कोई, हल्की सी लगन हल्की सी चुभन हल्की सी घुटन, ऐसा कुछ था। तो उस पर 5 लोग, फिरोज खान, 2 अदर राइटर्स, एक उनके एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट आई मीन, और एक मैं था एज डायलॉग राइटर। तो इट वाज ए मेमोरेबल मोमेंट, चेरिशेबल मोमेंट, कि वी ऑल डांस्ड। फिरोज खान भी डांस कर रहे हैं, मैं भी डांस कर रहा हूँ। और मेरे डांस करने पे उन्होंने जो है बहुत रिएक्ट किया, क्योंकि थ्रू आउट दिस स्टोरी सीटिंग सेशन मैं बड़ा संजीदा नजर आ रहा था। उनको लगा कि ये बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप का, फिलोसफी टाइप का लड़का है। और स्क्रीन प्ले के कुछ सीक्वेंस में मेरी उनकी बहस भी हुई थी। ठीक है, अब पैसे लाखों खर्च करके उन्होंने बुलाया है, हम उनका खाना खा रहे हैं, उनके एक्सपेंस पर हैं, काम कर रहे हैं। तो बड़ी जबरदस्त उसको लड़ाई कहते हैं, फिल्मी लड़ाई, फिल्म के लिए। तो आर्गुमेंट हुई बहुत। और फिर वो नॉर्मल, क्योंकि फिरोज खान को भी मालूम था कि आदमी फिल्म के लिए बोल रहा है, कोई पर्सनल तो है नहीं। अच्छा, मेरी क्या औकात कि मैं फिरोज खान से पर्सनल होता है। तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले मेरा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया। एक पैर की हड्डी टूट गई और बहुत सीवियर। मैं 2 साल के लिए बेड पर आ गया। तो दैट वाज द रीजन आई वाज आउट ऑफ द फिल्म। फिरोज खान साहब ने काफी देखा, महीने 2 महीने इंतजार किया, लेकिन हॉस्पिटल से उन्हें इंफॉर्मेशन मिल गई कि बिफोर 2 years ही वोंट बी एबल टू वॉक ऑन हिज ओन फुट। तो अब इसके लिए भी मैं कोई इज़हार अफसोस नहीं करूंगा, डेस्टिनी। क्योंकि यहाँ भी मामला वही था कि हीरो संजय दत्त था एंड ही वाज साइंड एंड फाइनलाइज्ड। क्योंकि दत्त साहब और फिरोज साहब की दोस्ती बड़ी गहरी थी। तो संजू उन्हें अंकल अंकल कहता था। मेरी लालच ये थी कि अगर ये फिल्म भी शुरू हो गई तो एक तो फिरोज खान तो खैर मुझे लाइक करने लगे थे, संजय दत्त की तरफ से भी कुछ फिल्म आ सकती है। क्योंकि ये सारे एक्टर ऐसे मैं बता रहा हूँ जो अच्छे टेक्नीशियन को या राइटर्स को प्रमोट करते थे कि भाई वो राइटर अच्छा, उससे कहानी ले लो, वो अच्छा डायलॉग अच्छे लिखता ले लो। आज भी ये हो रहा होगा, लेकिन कम दिखाई देता है। आज शाहरुख खान भी है इसमें, उनके आसपास जो है वो उनको प्रमोट करते हैं। हम उस लीग में नहीं है क्योंकि हमारा एक अलग लीग था, लेकिन अब मैं डायरेक्टर हो गया हूँ तो राइटिंग का काम कम है और कम ले रहा हूँ। क्योंकि जैसे मनीषा कोइराला वाली फिल्म थी, उसका अभी मार्केट 2 बनने जा रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे ही साइन किया गया है। और ये सारी बातें हैं। और आप कुछ तो इसके आगे इतने सालों से आप जुड़े हुए हैं, आपने तब से, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उस जमाने में जी ज्यादातर एक्टर्स थे वो अच्छे टेक्नीशियंस को, अच्छे लोगों को पहचानते थे और उनको प्रमोट करते थे। अभी थोड़ा वक्त बदल गया है, लेकिन और भी तो चीजों में बहुत सारी चीजें बदली होंगी, क्योंकि बॉलीवुड तो वैसे ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत डायनेमिक है। मतलब मैं रेडियो से रहा हूँ थोड़ा बहुत और एंटरटेनमेंट से जुड़ा रहा हूँ, एंड आई हैव सीन इट चेंजिंग सो मच, एवरीथिंग हैज ऑलमोस्ट चेंज्ड नाउ। तो आपको क्या फर्क लगता है कि क्या चीजें बदल गई हैं? सबसे बड़े चेंजेस क्या दिखते हैं आपको? भाई, आज जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा असर है। और आज से क्या, आज से मैं समझता हूँ 20 साल कबल जो है टेक्नोलॉजिकली हॉलीवुड बहुत ज्यादा एडवांस था। कंप्यूटर रूम में स्टीवन स्पीलबर्ग ने जुरासिक पार्क बना दी। और थिएटर में पिक्चर देखने से डर लगता है कि डायनासोर इंसान को निगल रहा है, इतना रियल लगता है।
स्टार वार, अगर आप जेम्स कैमरन की बात करें, जॉर्ज लुकास की बात करें, तो ये लोग तो 30-35 साल पहले आ गए थे टेक्निक को लेकर। और यहाँ देर से, जाहिर सी बात है कि वी इम्पोर्ट, हमारे यहाँ कहानी हमेशा से बहुत गहरी रही है और आज भी है। आज भी ऐसा नहीं है, कहानी का फुकदान नहीं है, कहानी की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक भेड़ चाल जो जब से हम आए 30 साल से ये बात कही जाती है कि कोई एक फिल्म हिट हुई तो 10 फिल्म के ऑफिसेज में प्रोड्यूसर कहते हैं कि यार घायल जैसी कोई स्क्रिप्ट लाओ। सनी देओल की घायल जब चल गई तो अब बताइए, एक घायल चली है, 10 घायल और बनेगी और वो सुपर फ्लॉप हो गई क्योंकि घायल एक चल गई। अब शाहरुख खान की जवान चल गई है तो 10 जगह तो बात हो रही होगी कि भाई जवान जैसी कोई स्क्रिप्ट लाइए। अब जवान में शाहरुख खान का अपना करिश्मा है, वो मुझे ये कहने में कोई बुराई नहीं कि कमल हसन की फिल्म थी इंडियन, हिंदुस्तानी, बहुत अच्छी फिल्म थी और इत्तेफाक से उस फिल्म का जो डायरेक्टर थे शंकर, वो मेरी एक फिल्म में असिस्टेंट थे। मैंने एक फिल्म लिखी थी मद्रास की जिसमें ममता कुलकर्णी को इंट्रोड्यूस किया गया था। एस.ए. चंद्रशेखर डायरेक्टर थे और बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो उनके यहाँ शंकर वॉज चीफ असिस्टेंट। शंकर से ऊपर भी एक एसोसिएट थे, तो शंकर के साथ मेरा भी इंटरेक्शन काफी हुआ और मुझे लगा था कि ये लड़का बहुत जल्दी डायरेक्टर बन जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन मुझसे शंकर ही करता था। चंद्रशेखर साहब तमिल थे, क्रिश्चियन थे, तो अंग्रेजी उनकी ब्रोकन थी, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू आर्टिकुलेट एवरीथिंग, मतलब ब्रोकन वे में बात करते थे। तो शंकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, इंजीनियर, तो वो ही वॉज एबल टू एक्सप्रेस ईच एंड एवरी सीन्स। फिर वो हमसे सीन डिस्कस करके चंद्रशेखर जी को सुनाते थे तमिल में, ये सब सिलसिला रहा। तो शंकर डायरेक्टर बने, उसी इंडियन से काफी हद तक इंस्पायर्ड है हमारी जवान। अब आज के ऑडियंस ने इंडियन ना देखा हो, अच्छा शाहरुख खान का परफॉर्मेंस अपनी जगह है, बहुत अच्छा है, पिक्चर चल गई। अब आप कहेंगे कि ऐसी ही पिक्चर लाओ, कोई कहानी कहाँ से लाएगा? ये माइनस पॉइंट है जो हॉलीवुड में नहीं है। वो बनाते हैं 1, 2, 3, 4, अपनी ही कहानी का एक्सटेंशन करते हैं, नई नई कहानी बनाते हैं। यहाँ इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ इस मामले में गुलजार साहब है, एक फिल्म बनाकर जो उनकी हिट हुई टाइटल भूल जाते हैं, दूसरी फिल्म होगी टाइटल अलग होगा, 1, 2, 3, 4, इस पर गुलजार डजंट बिलीव। शायद एज ए डायरेक्टर मैं भी जो है इसी ट्रेंड को फॉलो करूंगा। तो बिल्कुल जी, आपने इतनी सारी मूवीज लिखी और मेरे ख्याल से आपको एक्टिंग के भी ऑफर आए थे, तो किस वजह से आप इतने सालों तक की सिर्फ राइटिंग पे ही फोकस करते रहे? व्हाई डिडंट यू टेक अप एक्टिंग और थिंग्स लाइक दैट? एक्चुअली वो राइटिंग में जब मैं पैसे कमाने लगा, लाइफ एंजॉय करने लगा, 5 स्टार 3 स्टार डिस्को, मतलब आई वाज एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। दूसरी बात, कहीं एट द बैक ऑफ माइंड इट वाज देयर दैट एक्टिंग इज नॉट समथिंग बिगर देन राइटिंग। तो जिनका हमने नाम लिया चंद्रशेखर साहब, उन्होंने मेरा एक रोल कॉलेज स्टूडेंट का फाइनल कर दिया था, इवन विदाउट आस्किंग मी। पाम ग्रोव होटल में मुझे रूम दिया गया था लिखने के लिए। अच्छा, मैं इस मामले में लकी था कि मैंने ब्रेक की फिल्म भी अपने घर पे नहीं ली थी। रिवाज था, राइटर को होटल दिया जाता था, होटल रूम। तो यहाँ जुहू पे सी साइड होटल है और बड़े बड़े राइटर्स वहां बैठते थे, तो मुझे पहली फिल्म से ही वहां बैठा दिया गया। और हम जब 10 रुपए की चाय पीते थे तो सडनली 60 रुपए की चाय पी रहे थे। तो आ रही है और बेस्ट ऑफ द फूड। तो चंद्रशेखर जी ने भी मद्रास में पाम ग्रोव होटल में हमारा इंतजाम कराया था रहने का। इस फिल्म में 2 यूनिक बातें थी। एक तो ये कि मैं डायलॉग राइटर था और कादर खान ने कॉलेज प्रिंसिपल का रोल अदा किया था, कादर भाई, कादर खान साहब।
तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात ये थी, और चंद्रशेखर जी ने कहा भी था कि सर दिस इज गोइंग टू बी ए चैलेंज फॉर यू। व्हाट? बोला कादर खान इज देयर एंड कादर वाज आस्क्ड मी हु इज योर डायलॉग राइटर। आई सेड ही इज अ न्यू कमर। कादर भाई सेड ओके। अब ये क्यों पूछा कादर भाई ने? क्योंकि चंद्रशेखर जी की पहली हिंदी फिल्म जो थी जितेंद्र और वहां की एक हीरोइन के साथ बलिदान, उसके डायलॉग राइटर खुद कादर खान थे। और जब सेम डायरेक्टर दूसरी फिल्म के लिए कादर खान के पास गए चंद्रशेखर साहब, तो वहां डायलॉग राइटर कोई और है, और कॉलेज प्रिंसिपल का रोल उनको ऑफर खैर उन्होंने कर लिया, साइन कर दी पिक्चर, और बोला नो नो इफ समबडी एल्स इज राइटिंग ओके आई एम ओके विथ हिम। ये एक नई बात थी और मेरे लिए वाकई बड़ा चैलेंज था। और क्या एक्टिंग वाली बात, तो मुझे इनडायरेक्टली जो एसोसिएट डायरेक्टर थे मिस्टर विजय कुमार, उन्होंने बताया कि राज साहब वो आपका एक रोल फाइनल हो गया है। तो चंद्रशेखर जी लोकेशन देखने उदयपुर चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये रोल डायलॉग राइटर विल डू दिस रोल। उन्होंने न्यूज ब्रेक की, मुझे बहुत खुश होना चाहिए था। तो मैंने कहा विजय साहब मैं एक्टर तो हूं नहीं। बोला आप सुनाते हैं तो बहुत बड़े एक्टर लगते हैं, आप हैं या नहीं? डायरेक्टर ने ओके कर दिया है, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा नहीं, मतलब मेरे लिए राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्टिंग को शायद मैं तरजीह नहीं देता। तो उन्होंने, वो थोड़े नाराज भी हुए, तो बोले आप एक्टिंग को कमतर समझते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसे। उन्होंने कहा कादर खान भी तो राइटर है और वो एक्टर भी है। तो मैंने कहा बुनियादी तौर पर बेसिकली इज ए राइटर, बेसिकली इज एन एक्टर एंड देन ए राइटर एंड प्ले डायरेक्टर। बहरहाल उसको हमने मना किया, तो एक दूसरा एक्टर फाइनलाइज हुआ। मुझे बाद में लगा कि शायद कर लेना चाहिए था, तो मेरी दोनों जगह दुकान खुलती। फिर मैंने कहा डेस्टिनी हमारे हाथ में है क्या, डेस्टिनी। तो और दूसरी बात बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ यहाँ, मैं डायरेक्टर की तारीफ करूंगा। मेरी और कादर खान साहब की मुलाकात हुई चोला, होटल चोला। इट्स ए 5 स्टार होटल और जाहिर सी बात है हम लोग 3 स्टार में थे। अब थोड़ा सा नर्वसनेस तो है। इंट्रोडक्शन हुआ, कादर खान बड़े प्यार से मिले और सारी बातें हुई, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो कादर खान साहब ने सीन मांगा तो हमने डायलॉग की शीट्स उन्हें दे दी। दैट वाज रिटन इन उर्दू, तो उन्हें और अच्छा लगा। उसके बाद जो एसोसिएट साहब थे उन्होंने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में व्हाट वी कॉल सिकोफैंसी, तो चमचागिरी करते हुए उन्होंने कहा कि कादर खान साहब ये डायलॉग इट इज जस्ट ए फ्रेमवर्क, इसके अंदर आपको जो भी करना है कर लेना, यानी डायलॉग को जहां काटना छाटना फेंकना उतना है आप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर हमारे एस ए चंद्रशेखर जो खुद स्क्रीन प्ले राइटर थे फिल्म के, ही गॉट इनरेज्ड। अब टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो उनका टाइट क्लोजअप मैंने देखा और वो कादर खान साहब से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा नो सर, कादर खान को कहा नो सर, द ऑथर हैज रिटन डायलॉग्स कीपिंग यू इन माइंड, इफ यू वांट ही कैन नरेट। मैं बड़ा इनकरेज हुआ आमिर भाई कि मैं नया राइटर और ऐसे चंद्रशेखर जिसने, खैर मुझे ये नहीं कहना चाहिए, कई हीरोइंस को थप्पड़ मार चुके थे, तो मैं नाम नहीं बता रहा हूं तो बच जाऊंगा वरना मानहानि का मुकदमा। तो जी, तो वो हमारे लिए खड़े हो गए और कादर भाई ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और फिर कहा कि नहीं नरेट करने की जरूरत नहीं। साइकोलॉजिकली मैं कादर खान साहब का चेहरा देख रहा था। पहले सीन का 2 पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा और बड़े बड़े हरूफ में मैंने लिखा था कि कादर खान बहुत बारीक लिखूंगा तो शायद प्रॉब्लम हो। तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी 2 पैराग्राफ पढ़ते हुए। तो साइकोलॉजिकली आई फेल्ट कि यस
मैं पास हो गया और उन्होंने कुछ बोला नहीं। और वेरी इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट डे वी वर टू शूट एट एवीएम स्टूडियो मद्रास। कमल हसन साहब आए थे, चंद्रशेखर से उनकी दोस्ती थी, डायरेक्टर से हम लोगों के साथ इंटरेक्शन। बाद में लंच भी उन्होंने किया हमारे साथ कि न्यू यूनिट है, नए नए लोग हैं, इनको एक ऑनर दें। लेकिन कादर भाई ने जो बड़ा दिल दिखाया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने पहला शॉट दिया एवीएम स्टूडियो के पुलिस स्टेशन के सेट पर, और पहली लाइन बोलने के बाद मुझे मेरे पास आए, कंधे पे हाथ रखा, थोड़ी दूर ले गए फासले पर, और उन्होंने कहा कि बताइए आपकी लिखी हुई लाइन मैंने किस तरह अदा की, मतलब मैंने सही ढंग से बोला या नहीं बोला। अब पता नहीं वो इनकरेज कर रहे थे, मजाक में पूछ रहे थे, लेकिन अलग ले गए थे, तो ऑब्वियसली ही वाज नॉट इंटेंडिंग टू पुल माय लेग। मेरी उनकी उम्र अलग, तो मेरे जहन में कुछ अपने आप अल्लाह की मर्जी से वो जवाब आ गया। मैंने कहा, कादिर भाई लाइन तो बेजान थी, आपकी अदायगी से जान, मतलब लाइन में जान पैदा होगी। तो बड़े जोर से हंसे हंसने गले वले लगा लिया। उसके बाद रैपो बहुत अच्छा हुआ, और उसके बाद 2 फिल्मों में और वो हमारे कादर साहब रहे, और टोटल 3 फिल्मों का सफर रहा कादर खान के साथ। और हमेशा इनकरेज करते थे, मतलब नया राइटर है तो ये नहीं कि वो जता दे कि वो बहुत बड़ा। और वो जमाना था जब कादर खान यूज्ड टू डिक्टेट हिज टर्म्स इन मद्रास फिल्म इंडस्ट्री। वो कास्टिंग करते थे खुद के, इस रोल में जितेंद्र होगा, इसमें असरानी होंगे, इसमें शक्ति कपूर होंगे, इस तरह का मामला। तो उस वक्त उन्होंने जो है रिकग्नाइज किया टैलेंट, और तो मतलब कि जब भी हम राइटर थे तो इजीली वो अवेलेबल हो गए। ये वाकयात रहे एज ए राइटर। तो जी आपने सिर्फ फिल्में तो लिखी नहीं, आपने शायरी भी लिखी। आपकी पोइट्री की बुक आई सूरज के आसपास, और जी उसे यूपी में और बिहार में दोनों में उर्दू अकादमी की तरफ से जो है वो अवार्ड भी मिला। जी सो जी उसके पीछे का क्या कहानी है? आपको किस ये कहानी ये है पोइट्री कि आप हमेशा से लिखते थे? नहीं, 2000 सन 2000 में 2 या 3 की बात है कि हमारे एक दोस्त जो इज नो मोर, अनीस आदिल राइटर थे, उनको एक शॉर्ट स्टोरी मैंने सुनाई जिसका उन्वान था और गांधी मर गया। तो वो कृष्ण चंद्र के साथ भी काम कर चुके थे, तो कृष्ण चंद्र नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अदब के बहुत बड़े राइटर, फिल्में भी लिखी उन्होंने। उन्होंने कहा कि मिराज साहब इस कहानी में आपके तो अदबी कहानी है। इस तरह शायर मैगजीन जो बहुत बड़ा लिटरेरी मैगजीन था, शायद अब नहीं निकलता, इफ्तिखार इमाम साहब जिंदा नहीं है जो उसके एडिटर थे, तो वो अफसाना मेरा वहां छप गया। उसके बाद कुछ टूटी फूटी गजलें थी, वो जब दोस्तों ने सुना, बोला यार ये टूटी फूटी नहीं है, ये तो गजलें हैं। फिर बाकायदा हमने जो बैरो वजन का मामला है, जिसे इल्म अरूज कहते हैं, वो सीखा। फुरकान अलाहाबादी हमारे दोस्त थे। मैंने कहा जब तक ग्रामर नहीं मालूम होगा तो मैं तुकबंदी तो नहीं करूंगा। अल्लाह की मेहरबानी रही कि वो हमने सीख लिया। अब फिर आया कि जो शायरी 100 साल से हो रही है, उसी पर हमने कुछ लिख दिया तो क्या कमाल किया। तो सूरज एक मौजू मेरे सामने आया जिस पर हमने गजलें लिखी, और इस किताब में तमाम गजलें और गजल के तमाम अशार सूरज से कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन इसके इंस्पिरेशन के लिए मैं फिर आऊंगा एक जगह कि हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि भाई कुरान शरीफ में कहीं भी शराब को हराम नहीं लिखा गया है। मैं बड़ा अपसेट हो गया। अपसेट हुआ तो मैंने कहा ये मैं इसमें कोई जवाब नहीं दे सकता कि मैं तो कोई, आई वॉज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ थियोलॉजी, बल्कि थियोलॉजी बस इतनी जानता था कि नमाज सॉरी हाँ, मैं नमाज में जो सूरतें पढ़ी जाती हैं और जो नमाज के कायदे वो सब सीख गया था। और रोजे के बाद रोजा, कोई दीनियात पे कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। जहन में एक बात आई कि मैं कुरान पढ़ूंगा। अब अरबी रस्मुल खत में मैं पढ़ नहीं सकता था, तो तर्जुमा हमने जो है अंग्रेजी में मंगवाया,
जिसमें अरबी में भी सूरतें होती हैं और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन और तफसीर होता है। जी। वो पढ़ना शुरू किया। उसमें क्योंकि काम भी बहुत ज्यादा था, तो कुछ 2.5-3 साल लग गए। इस दौरान एक मुआजिजा हुआ कि अगर हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो इस दौरान फिर जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो वॉइस है, जो रात नाइट लाइफ की जिंदगी से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, हम वो भी कर रहे हैं और कुरान भी पढ़ रहे हैं, तो ये दिल ने गवारा नहीं किया, तो हमने वो 2.5-3 साल अरसा जो है छोड़ दिया था सब कुछ। इस दौरान अचानक ऐसी इंस्पिरेशन आई कि सूरज पर मैं लिखने लगा। तो मैं ये कहूंगा कि वो जो पीरियड था कुरान शरीफ के पढ़ने का और एक मखसूस चीज को जिंदगी से दूर करने का, वो एक इम्तहान था और अल्लाह ने रोशनी की फिलॉसफी पर कुछ कहने के लिए मजबूर किया। और गजलें में लिखता रहा और पाकिस्तान के बड़े मोतबर मौकर रसायल में वो गजलें छपती रही। कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई सूरज पर आप कितना लिखेंगे। फिर वो हिंदुस्तान के भी जो बड़े मौकर रसायल हैं वहां भी छपती रही। फिर इतना मवाद हो गया कि उसको हमने किताबी शक्ल दे दी। तो इस तरह अदबी जर्नी की शुरुआत सन 2000 के बाद हुई और पहला अफसाना मेरा बउनवान रिश्ता आजकल में छपा। आजकल बहुत ही मोतबर मैगजीन है और मतलब कि न्यू कमर की कहानी बहुत कम छपती है। मैं फिल्मों में कामयाब था लेकिन अदब के लिए नौवारिद था। तो जब वहाँ से लेटर आया एडिटर साहब का कि हम आपका अफसाना छापने जा रहे हैं, आपने कहीं और तो नहीं भेजा, तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू हिज लेटर आई कॉल्ड अप एंड टॉक टू द एडिटर। तो वो बड़े खुश हुए। अभी हमने कहा कि भाई आजकल को भेजने के बाद दूसरी जगह हम क्यों भेजेंगे, तो बेवकूफ़ी की बात होगी। तो उन्होंने छाप दिया और हमारे दोस्तों में बड़ी इसकी जो है पजीराई हुई कि यार आप कमाल है कि अफसाने की दुनिया में आप कदम रख रहे हैं और आपने पहला अफसाना लिखा है और आप आजकल में शाया हो रहे हैं। और फैक्ट ये आमिर साहब के वो अफसाना मैंने अपनी एक स्क्रिप्ट के सीन से बना दिया था कि उस सीन को अगर हम डेवलप करें तो एक अफसानवी सूरत पैदा हो सकती है। तो इस तरह अदबी सफर का आगाज हो गया और वो अभी तक है। वो तो अदब का मामला ये है क्योंकि अब्बास साहब भी अदब लिखते थे और उस जमाने के सारे राइटर्स, अख्तरुल इमान हो या राजेंद्र सिंह बेदी हो या कृष्ण चंद्र हो, सभी अदब से आए हुए लोग थे। कैफी आजमी हो, जावेद साहब की डैडी जानुसार अख्तर हो, इवन गुलजार साहब भी, इनका अदब से गहरा लगाव है। और मुझे खुशी होती है जब वो अपनी शनाख्त के लिए कहते हैं कि मेरी शनाख्त उर्दू से है और छाती ठोक कर कहते हैं। तो ये सारा सिलसिला अब बस ये होना था और बस मैं करता चला गया। और जो कुछ भी दुनिया की नजर में उपलब्धि कही जाए वो बस अल्लाह की मेहरबानी के सिवा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हाँ, हम 20 साल पहले रात को जब इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होते थे तब कभी कभार निकल गया होगा कुफ्र, भाई ये तो हमने तीर मार दिया, हमने ये कर दिया, हमारी राइटिंग पे फिल्म चली। लेकिन फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब देने वाला देने पर आता है तो वो पत्थर पहाड़ों के बीच रास्ते पैदा कर देता है। वरना वो जैसे स्मॉल टाउन से आए हुए एक एस्पिरेंट के लिए बॉलीवुड जैसी बहुत मुश्किल जगह, और वो भी उस जमाने में, आज का माहौल बहुत है, सीरीज है लिखने के लिए, टीवी सीरियल्स हैं और फिल्म भी है, फिल्म कम है आज। लेकिन वो जमाना बहुत टफ था एज ए राइटर और बहुत बड़े बड़े महारथी मौजूद थे लिखने के लिए। तो उसमें एक ये था। लेकिन है जब वाइज़्ज़त मंतशा व ज़िल्लत मंतशा, इज्जत और कामयाबी का देने वाला अल्लाह ताला है और वही देता है। तो ये एक मुख्तसर सी सवान हयात है और अभी सफर जारी है। अभी मुझे लग रहा है कि सफर की शुरुआत कल ही हुई है। जी
आपके अफसानों की एक कलेक्शन भी तो आई थी, पिघलते लम्हों की पिघलते, तस्वीर, मेरे ख्याल से। जी 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 जी। 24 वो अफसाने हैं उसमें, सोशल टॉपिक पर। सोशल टॉपिक जी, थे, तो किस तरह के टॉपिक्स हैं मतलब? ये जो वो शेर है ना साहिर साहब का, दुनिया ने तजरबा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिए हैं वो लौटा रहा हूं मैं। तो हमने शायरी में नहीं और पर्सनल नहीं, समाज में होने वाले मुल्क और समाज में होने वाले वाकयात की रोशनी में मैं किरदार पैदा करता रहा और उसको अफसानवी शक्ल देता रहा, और वो बड़े रिलेवेंट हुए। और हाँ, ये सारे अफसाने पहले छप चुके हैं मुख्तलिफ रसायल व जरायद में, और वहां से जो पजीराई होती थी तो मुझे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता था कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह हो गए। अब अब जो किताब आएगी वो है गांधी और मैं। इसमें 24 अफसाने होंगे, जिसमें जैसे सूरज वाली किताब में सारी गजलें सारे अशार सूरज पर हैं, इस जी जी। कहानी में हर कहानी में कहीं ना कहीं गांधी या गांधी की तालीमात, गांधी पे सटायर, गांधी को किस किस तरह हमारे मुल्क में बेचा जा रहा है, जो जिस तरीके से चाह रहा है गांधी का सौदा कर रहा है, ये सटायरिकल शॉर्ट स्टोरीज होंगी, जिसको मेरी बहुत। कोशिश होगी कि उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी और इंग्लिश में भी ले आए। तो इंग्लिश के 6 अफसाने में मतलब ट्रांसलेट कर चुका हूँ, और हिंदी की वोकेबुलरी इंप्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद करूंगा तो ज्यादा बेटर होगा। वरना हमारे असिस्टेंट भी हैं जो हिंदी उर्दू को हिंदी कालिब में उतार सकते हैं। बट आई डिसाइडेड टू राइट माई ओन, ऑन माई ओन। ये कहीं शब्द बदलने हो उर्दू के हिंदी के लाने हो जो पड़ गए। हालांकि देवनागरी में होगी, आजकल लोग समझ लेते हैं कि 100 200 या 50 लफ्ज थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो बुक में दे दिया जाता है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। लेकिन मैं उसे आसान करके कि हिंदी भाषियों के लिए वो लगे कि एक हिंदी में कहानी है, ये कोशिश होगी हमारी। और राष्ट्रीय सहारा में मैं ओकेजनली लिखता हूँ, वो अब्बास साहब की रूह है जो लिखवाती है। मरते दम तक ख्वाजा अहमद अब्बास लिखते थे ब्लीड्स के लिए, एक बहुत मशहूर अखबार निकलता था 3 जबान में, इंग्लिश उर्दू हिंदी। और उसके परमानेंट कॉलमिस्ट ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, और मैं वो कॉलम जरूर पढ़ता था विदाउट फेल। तो अब ये कहा जाएगा कि भाई जिसको आप एडमायर करते हैं या जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं, कुछ ना कुछ उसका रास्ता आप अपना ही लेते हैं। और ये जो सोशल आर्टिकल्स हमारे छपते हैं, इसमें मुझे जी अपने दिल की बात कि मैं क्या फील कर रहा हूँ हमारे मुल्क के बारे में, हमारे समाज के बारे में, मुल्क के हालात के बारे में, मुल्क की सियासत के बारे में, ये मैं लिख पाता हूँ जो फिल्मों में नहीं लिख पाता। फिल्म तो कमर्शियल मीडिया है, और उसमें चाहे मैं डायरेक्टर हूँ या कहीं सिर्फ राइटर हूँ, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में काम करना पड़ता है, क्योंकि फिल्म बिकनी भी है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, उसकी अगर वापसी नहीं होगी तो मुझे काम ही नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें है कि थोड़ी आज़ादी है, आप लिख सकते हैं। हालांकि मीडिया आज आज़ाद नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं आज भी जो आज़ाद हैं अपने हिसाब से लिखना है, उनमें से मैं भी हूँ। और अब थोड़ा हमने स्विच ओवर किया है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में ज़्यादा लिख देता हूँ। नेशनल अफेयर्स में लिखने के लिए बहुत से लोग हैं और लिख रहे हैं। तो ये जर्नी है हमारी। तो जबान की, आप राइटर हैं, आप शायर हैं, और जाहिर है कि अदब से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। जी जबान आजकल की जो मेरी एक खुद की छोटी सी परेशानी है, वो ये कि आजकल जो बॉलीवुड में या सीरियल्स में या गानों में जो भी जबान इस्तेमाल हो रही है, ना तो वो हिंदी बहुत अच्छी है, ना वो अंग्रेजी बहुत अच्छी है, ना वो उर्दू बहुत अच्छी है। वो बस बोलने को जबान है जो जो है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, आप लेकिन जी फरमाएं। लेकिन आपसे खुसूसी तौर पे हम ये पूछ रहे हैं कि
उर्दू पहले के वक्त में उर्दू पर जबान पर बहुत ध्यान दिया जाता था। इवन जब हम भी रेडियो में आए थे, तो हमें याद है कि एक लंबी सी लिस्ट दी गई थी वर्ड्स की। तो उसमें जी इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स थे, उसमें हिंदी के वर्ड्स थे, और उसमें उर्दू के भी कुछ वर्ड्स थे जो कि रोमन में लिखे हुए थे, क्योंकि जाहिर है जी। हम सब लोग उर्दू नहीं पढ़ पाते, तो रोमन में लिखे हुए थे, हिंदी। हम्म। और वो हमसे पूरा बोला गया था कि इसको पढ़ के आप सुनाइए। अच्छे खासे पचास जी साठ वर्ड्स थे जो हमसे बोलकर सुने गए थे, और थोड़े मुश्किल वर्ड्स थे, ताकि वो जी जी। देख सकें कि हमारी जबान साफ है कि नहीं है। लेकिन हम्म। रेडियो में तो अब खैर बुरा हाल है, रेडियो में तो जबान का उतना था वो रह नहीं गया है। लेकिन वही चीज हम देख रहे हैं कि पहले फिल्मों में भी बड़ा जबान पे, गानों में शेर व शायरी हर तरह से जो है बहुत ध्यान रखा जाता था। अभी वो खत्म हो चुका है एक तरह से। अभी इसकी जो बुनियादी प्रॉब्लम है, ये जी। पिछले 10-12 वर्षों से, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, तो हाँ हाँ, हालांकि ये पॉलिटिकली यूज्ड वर्ड है, लेकिन जबान का बहुत कबाड़ा कर दिया है इन्होंने। अब ये हम्म। लिखते हैं FIR, फिर तो ये फिर है नहीं, ये है फिर फा। हिंदी अल्फाबेट में फे फा है नहीं। या ए, हाँ, फा है ही नहीं, आप जानते हैं, आप तो पहले जबान है। तो अब वह ये कि अगर PHIR भी लिखा जाए, तो PH का भी जो क्या नाम है, आवाज है, वो अंग्रेजी में हम्म। एक ही है, फिलोसफी। हम फिलोसफी तो बोलते नहीं है, हम्म। फिलोसफी। तो जो उर्दू से नाबलद लोग हैं, और आज बहुत हम्म। हैं। मैं लखनऊ में दानिश महल में काफी देर बैठा था, जो बहुत मशहूर बुक हाउस है अमीनाबाद में। वो भी बेचारे बता हम्म। रहे थे कि मेराज साहब, यहाँ बहुत बुरी हालत है। एक जमाने में यहाँ बड़े बड़े शायर अदीब आकर बैठा करते थे। अब मैं हम्म। अब्बा की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे बाद शायद ये दुकान नहीं रहेगी, मेरे बच्चे इसमें कुछ और खोल देंगे, कोई ऐसा फ्लोरिशिंग बिजनेस होगा। और बहुत अच्छी जगह पे दुकान है, दानिश महल तारीखी किताब की दुकान है। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया फिर, और मुखालिफत जो है वो हो गई खिलाफत। जबकि मुखालिफत और खिलाफत में जमीन आसमान का फर्क है। खिलाफत के वाज़ेह मीनिंग है बादशाहत, हुकूमत। मुखालिफत का आपको बताने की जरूरत नहीं, सुनने वालों को मैं, देखने वाले जो बुढ़ान है उनके लिए कह रहा हूँ कि अब हुआ ये कि खिलाफ एक लफ्ज है, तो खिलाफ से बना लिया इन्होंने खिलाफत। मुमकिन है हिंदी शब्द कोश में ये शब्द शामिल हो गया हो, खिलाफत। हम्म। इसको पहली बार ओमपुरी ने बोला घायल फिल्म में, कि अजय ने उसकी खिलाफत क्यों नहीं की। अब मैं सुनकर दंग रह गया, भाई खिलाफत क्यों नहीं की, मैं समझ गया ये मुखालफत यहाँ बोलना चाह रहे हैं। तो लिखने वाले भी वैसे ही हो गए। और मजे की बात है कि फूल को फूल बोला जा रहा है, फूल, FOOL, फूल, फूल। ये एक्सेप्टेड है। कई एक्टर्स को मैं समझाता हूं जो अपकमिंग है, दिल्ली से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, वो भी बोल रहे हैं कि सर फिर कब मिलेंगे, फिर कब मैं मिलूं। और हम जैसे लोगों को लगता है कि कान पर पत्थर गिराए जा रहे हैं। और अगर फिराक गोरखपुरी की बात करें, तो वो ऐसा जुमला बोलते थे जो मैं बोल नहीं पाऊंगा, स्लैंग होता था। अब वो जो जो पुराने लोग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, कभी वो फिर फूल बोलेंगे नहीं, ना सुनेंगे। नसीरुद्दीन शाह हुए, और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिक्शन पर काम किया है। अब हम आते हैं गानों का मामला। तो जो नए लिखने वाले आए हैं, एक दो जी। को छोड़कर, जो उर्दू जबान से वाकिफ हैं, तो जैसे महेश भट्ट की फिल्में, मैं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं, इरशाद कामिल शायद लिखते हैं, तो वो शायर हैं, तो उनके यहाँ ये कमी नहीं होगी। जो वायर हैं, कादर खान साहब बोलते थे एक शायर होता है, एक वायर होता है। तो जो बेचारे वायर हैं,
वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिए हुए लफ्जों को गाने में पिरो देते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर उस लिहाज से अहले ज़बान है नहीं अब, वरना ज़बान रविंद्र जैन जानते थे। रविंद्र जैन साहब की तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई थी। अहले ज़बान थे, नौशाद साहब अहले ज़बान थे, बाद के लोग अहले ज़बान थे। मेरे साथ आनंद मिलिंद साहब ने काम किया, जिन्होंने मजरू साहब के साथ काम किया, जिन्होंने जावेद अख्तर के साथ काम किया। तो ये लोग जबान पे बहुत काम करते हैं। मेरे लिखे हुए मनकबत पर उन्होंने कम से कम 10 लफ्ज अलग से निकाल कर कॉपी में लिखा। और म्यूजिक डायरेक्टर ने, ये दोनों भाइयों ने, आनंद और मिलिंद ने पूछा, राग साहब इसके मतलब बताइए। तो सबका मतलब बताया। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है, बोला धुन बनाते वक्त मुझे भी तो मालूम होना चाहिए मतलब क्या है। फिर उन्होंने कहा मजरू साहब के साथ हम ऐसा ही काम करते थे कि मजरू साहब भी लफ्ज बदलते नहीं थे, तो हम लोग सुनकर मतलब समझते थे। तो अब न वो शायर है, शायर तो कहना ही बेकार है, गीतकार जो है, गीतकार की भी एक बड़ी वैल्यू होती है। हमारी इंडस्ट्री में आनंद बख्शी साहब जैसे गीतकार थे, जहाँ जबान की बड़ी पासदारी थी। तो आज अहले जबान की कमी है। और एक बड़ा क्लिशेड लफ्ज है, चलता है। अरे यार चलता है, इतना कौन देखता है, अरे यार चलता है, इतना कौन सोचता है। उसमें जबान की भी बखिया उधेड़ दी गई है। और वो भी चलती होगी। टीवी पर भी ये वबा आ गई है। टीवी एंकर जो है हजरात, वो भी गलत जबान बोल रहे हैं। और एक हिंदी भाषी बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, जो अब यूट्यूब चैनल चलाते हैं, क्योंकि उनको रिजाइन करना पड़ा ड्यू टू सर्कमस्टेंशियल रीजन, जो आपको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहुत से महारथी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए। बस जबान की बात होगी। वो बड़ा सुलझा हुआ और काफी पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट है, लेकिन उसके मुंह से भी आजकल मैं फिर सुन लेता हूँ, तो मुझे ताज्जुब होता है कि भाई आप तो अपनी जबान की हिफाजत कीजिए। मैं अपने स्क्रिप्ट के डायलॉग रोमन में नहीं लिखता। मैंने कहा हुआ है मेरा डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में होगा, एंड आई फाइंड इट वेरी इजी टू राइट इंग्लिश और उर्दू, लेकिन मैं डायलॉग हिंदी में लिखूंगा। अगर आपको रोमन में चाहिए, क्योंकि 90% एक्टर आजकल जो यंग ब्रीड है वो रोमन में डायलॉग लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई असिस्टेंट रखो, असिस्टेंट वो हिंदी को रोमन कर देगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, एक आदमी और एम्प्लॉयड हो जाएगा करने के लिए। मैं अपना एक उसूल है कि हिंदी में, तो जो हिंदी जानने वाले एक्टर हैं, बहुत से एक्टर हैं, सब जानते हैं, तो वो खुश होते हैं कि यार चलिए आपने ये रिवाज तो कायम रखा कि हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट पर हम हिंदी देख रहे हैं, वरना सारा काम अंग्रेजी में होता है। सेट पे डायरेक्शन डायरेक्टर इंग्लिश में देता है। अब उसमें मैं क्या क्रिटिसाइज करूं, इस मामले में मैं भी वैसे ही हूँ कि 30-35 साल से जिस जबान में हम काम कर रहे हैं, नाम के लिए फिल्म जो है वो हिंदी होती है। बेसिक आइडिया इंग्लिश में, स्टोरी इंग्लिश में लिखिए, स्क्रीन प्ले इंग्लिश में लिखिए, और अब तो डायलॉग भी रोमन में आ रहा है, तो वो भी इंग्लिश लिखिए। उसके बाद आप आए तो कम से कम 30-35% डायलॉग इंग्लिश के होते हैं। तो डायलॉग पे मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड कैरेक्टर है, तो वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बोलेगा, बट नेचुरल है, तो वो तो ऑथेंटिसिटी के लिए जरूरी है, तो उस पर एतराज नहीं है। लेकिन जो काम हिंदी में हो सकता है वो करना चाहिए, जो काम उर्दू में हो सकता है करना चाहिए। मतलब जो शब्द गाने में उर्दू में आ सकते हैं उसको सही बोला जाए। नाम लिए बिना मैं एक वाकया सुनाता हूँ, आप हंसेंगे। AR रहमान साहब म्यूजिक डायरेक्टर और एक बहुत बड़ा स्टार उस फिल्म का हीरो, रिकॉर्डिंग पर आ गया और स्टार को लगा कि गाने में कोई एक लफ्ज है जिसको बदलना चाहिए, यानी वो स्टार को अच्छा नहीं लग रहा था। तो रहमान साहब ने कहा कि भैया ये इसके जो लेखक हैं, मतलब सॉन्ग राइटर गुलजार साहब हैं। ये वाकया मुझे समीर ने सुनाया, समीर जो गीतकार हैं, बड़े मजे ले लेके सुना दे। तो स्टार अपने जोम में उन्होंने कहा कि रहमान साहब फोन लगाइए, गुलजार साहब से बात करते हैं। गुलजार साहब को फोन लगाया गया, तो
स्टार ने अपना नाम लिया, मसलहतन मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, कल को मुझे उसके साथ काम करना पड़े तो पता चला पंगा हो गया। उसने कहा कि सर मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ और गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें एक लफ्ज है जिसको हम बदलना चाह रहे हैं। तो गुलजार साहब का एक सेंटेंस का जवाब था कि जवाब बड़ा ब्लंट है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप ने उर्दू मुझसे सीखी है, एंड ही डिस्कनेक्टेड द फोन। स्टार ने गाली के अंदाज में 2-3 गालियां बॉलीवुड में बहुत ही हैं, उसको लोग बुरा नहीं मानते। उसने अपने आप को गाली दी कि भाई गुलजार साहब ने मेरी तो ऐसी की तैसी कर दी। ऐसी की तैसी को आप समझ लीजिए, हंस के उसने कहा लेट इट गो वाली बात की। अब हम भी सुनते हैं हंस कर लगे कि आज के ये गीतकार कहाँ बोलने वाले, वो तो जाकर कदमों में गिर जाएंगे कि भाई ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, एक क्या 10 शब्द हम बदल देते हैं कि वो स्टार फिल्में दिलवाएगा। तो ऐसे लोग, जावेद अख्तर का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है कि जबान को लेकर जावेद अख्तर को या गुलजार साहब को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और उनकी नॉलेज है। और जावेद साहब को मैं एडमायर करता रहा हूँ शुरू से ही। हमने उनकी ही फिल्में देख देख कर स्क्रीन प्ले की टेक्निक सीखी है। तो ये सारी बातें हैं। तो अदब में जबान तो बिगड़ रही है, और ये हम जैसे लोगों का, मतलब राइटर्स फ्रेटर्निटी की जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदी भाषी राइटर हो, उर्दू भाषी हो, अंग्रेजी के हो, कि वो जबान पे ध्यान दें। और अगर कोई लफ्ज गलत बोल रहा है एक्टर तो उसको समझाएं। इस मामले में मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही शानदार इंसान। कोई लफ्ज अगर समझ में नहीं आता था या टंग ट्विस्टर होता था जिसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है, तो ही यूज्ड टू कॉल मी और एनी अदर राइटर जो फिल्म का राइटर, उससे पूछ लेता कि यार ये मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, या ये इसका मतलब बता मुझे, और बस हो गया। ना एक सेंटेंस निकालना, ना आधा सेंटेंस खुद से जोड़ना। आई कैन से वो कॉमा फुल स्टॉप के साथ डायलॉग बोल देते हो। आज कई एक्टर ऐसे हैं जो डायलॉग का मफहूम बोलते हैं। रीजन ये है कि उन्हें याद नहीं रहता, रात को लेट नाइट तक जो है वो अपनी मस्तियों में रहते हैं। तो जो जिम्मेदारी होता है, जो जिम्मेदारी होती है, उसका एहसास नहीं है कि अच्छा मैं तो स्टार हूँ, सेट में जा जाऊंगा, कुछ भी बोल दूंगा, कौन बोलने वाला है। इसमें एक का नाम मैंने सुना है जिसके साथ मैंने काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, अक्षय कुमार। तो बहुत ही बैलेंस्ड जिंदगी गुजार रहा है, मेरे ख्याल से आजकल ऑफ ड्रिंक है, और सुबह 5 बजे उठ जाता है, सेट पे ऑन टाइम पहुंच जाता है, 60 से 70 दिन में पिक्चर कंप्लीट करो, ये उसके कंडीशन है। वरना दूसरे स्टार आपने ले लिया, फिल्म 150 दिन में होगी कि 200 दिन में होगी, कुछ पता नहीं। इसमें अक्षय कुमार मिथुन दा को फॉलो कर रहा है। मिथुन दा का भी यही था, 45 दिन में आप फिल्म खत्म कीजिए, 3 महीना, 15 दिन। पैसा नहीं है तो हमारे पास मत आइए। और उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से 10 साल तक वन मैन इंडस्ट्री चलाई ऊटी में। तो ये सारे मामले हैं कि कुछ स्टार भी अपनी जिम्मेदारी समझे। तो जैसे एक गोविंद नाम जो है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट, बहुत सारी फिल्मों की एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट, एज ए विलन। तो एक दिन मेरे पास फोन आ गया और एक लफ्ज था, तो उन्होंने कहा मिराज भाई मैंने ये फोन डिस्प्ले किया है कि जो क है, इस क के नीचे बिंदी है क्या? लफ्ज था, जैसे कानून के नीचे बिंदी होनी चाहिए। तो हमने कहा हाँ बिंदी है। बोला थैंक यू वेरी मच, मेरे पास डायलॉग है उसमें बिंदी बिंदी है नहीं, और मुझे लग रहा है कि शायद बिंदी होनी चाहिए, तो मैं आपसे कंफर्म हो गया। तो ऐसे जिम्मेदार एक्टर भी हैं, और वजह यह है कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, तो एक्टिंग को पढ़ के आए हैं, वहां डिसिप्लिन सीख कर आए हैं, वहां डिक्शन के क्लासेस लेकर आए हैं। तो इन लोगों के यहाँ जिम्मेदारी है। और नसीर साहब बिग एग्जाम्पल, ओमपुरी एग्जाम्पल रहे, डायलॉग वालॉग नहीं बदलते। इसमें मैंने काम नहीं किया, लेकिन नवाज भी ऐसे ही होंगे, नवाजुद्दीन। तो अब जो लोग दो क्लास के मिरर ये है ना एक्टर्स हमारे, एक मिरर एक्टर भी होता है जिसको आईने में अपना चेहरा बड़ा अच्छा लगता है, उसको शाहरुख खान, आमिर खान, ये अच्छा आमिर भी बहुत डेडिकेटेड एक्टर है क्योंकि वो डायरेक्टर भी हैं।
और अपने अंकल को असिस्ट भी करते थे, नासिर हुसैन साहब को। तो वो भी जबान का जहां तक हो सकता है ख्याल रखते। तो और उनकी फैमिली में उर्दू का रिवाज रहा है, और महेश भट्ट की जबान इसलिए उर्दू भी बहुत अच्छी है। आप ने महसूस किया होगा, उनकी वालिदा मुस्लिम थी, तो वालिदा का असर उसकी महेश भट्ट की जबान पे नजर आता है। तो इसमें जी जिम्मेदारी सबकी है जो बॉलीवुड से जुड़े हुए, क्रिएटिविटी से, और मीडिया वालों की भी है कि रिपोर्ट्स बनाते हैं, खबरें बनाते हैं, डिबेट्स जो करते हैं उसमें सही जबान का इस्तेमाल करें, वरना जबान तो बिगड़ती चली जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मेरा साहब आपसे, इतना सारा मुझे वक्त मुझे दिया भी। आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, और ये पूछना हाँ चाहूंगा हाँ कि हाँ। जाहिर है आपका, तो आपने कहा आपने सारी चीजें तो ऊपर वाले पे डाल दी कि वो हमको लेकर आए और जैसे जैसे जो जो हुआ वो करवाया। लेकिन फिर भी जो यंग राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, और खास तौर से वो लोग जो बॉलीवुड में ब्रेक चाह रहे हैं, जी उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ तो आपने, जाहिर है कि आपने बहुत कुछ सीखा, इतने अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से गुजार दी बॉलीवुड में। जी जी। तो ये नए लोग जाकर गुमराह ना हो, या ये सही रास्ते पर हैं, उसके लिए आप उनको क्या बताना चाहेंगे? अपनी, इसको उर्दू में मुहासिबा बोलते हैं, और सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी एक लफ्ज है। आप ग्रेजुअली खुद सेल्फ एनालिसिस करके जान सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। चार दोस्त हो हम्म, सकता है कि आप पैसे वाले हैं, एक चौराहे या हैंग आउट पर जमा हो रहे हैं, 1,500 खर्च करके सबको चाय कॉफी पिला रहे हैं, और वो सारे बच्चे जो दोस्त हैं आपके, वो आपकी वाह वाह कर रहे हैं कि भाई तू तो शाहरुख खान लगता है। इस ये रिएक्शन पे आ जाना और हीरो बनने के लिए स्ट्रगल करना, ये मिसगाइडिंग है। एक्टर जैसे इरफान खान के बारे में बड़ी अच्छी बात बताई मीता वशिष्ठ, वो भी एनएसडीएन है, कि इरफान एनएसडी में उनका ध्यान स्टेज से ज्यादा फिल्मों के डायलॉग पर होता था, और वो नसीरुद्दीन शाह की कॉपी करते थे। और वो कहती थी कि यार तू अपनी कुछ ये कर, लेकिन उसके धुन में ये था कि मुझे फिल्मों में जाकर एक्टिंग करनी है। सीरियल से मौका मिला, एक्टर बन गए। तो सेल्फ एनालिसिस इज ए वेरी बिग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो कोई एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर तो यहाँ आने के बाद बनता है। डायरेक्शन हम्म, तो एक लर्निंग प्रोसेस है, एक सीखने का मामला है, और जी इसके कोर्सेज हैं। वो FTII पूना इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। राइटिंग का भी कोर्स है, लेकिन राइटिंग के लिए मैं तो कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। डॉक्टर राही मासूम रजा कहा करते थे कि राही यार, राइटिंग में कोई असिस्टेंट नहीं होता, या तो राइटर होता है या नहीं होता है। ये और वो बात फिर बिल्कुल दूसरों सही की चीजें, हाँ, पढ़ के सीखता है, फिर अपना स्टाइल बनाता है। और ये भी सुना हमने कि राही साहब असिस्टेंट नहीं रखते थे, जबकि कादर खान साहब के पास 10-12 असिस्टेंट होते। तो जो भी साहब आना चाहते, जो भी यंगस्टर आना चाह रहे हैं, वो आते हैं, आते रहेंगे। वो अपनी अपनी जांच पड़ताल खुद करें कि वो क्या कर सकते हैं। जाती तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता था, रुझान नहीं था। है। उसके बाद दर्जनों फिल्म में मुझे मुख्तलिफ रोल ऑफर हुए, तो मैंने कहा मैं डेविएट हो जाऊंगा। और मेरे जहन में राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा, यानी डायरेक्शन से ज्यादा रिस्पेक्ट थी, कि एक अनपढ़ आदमी या एक कम पढ़ा लिखा आदमी डायरेक्टर हो सकता है, बिकॉज डायरेक्शन इज ए टेक्निकल जॉब। राइट। राइटिंग क्रिएटिविटी है। कोई आदमी कहे कि मैं अंगूठा छाप हूं, लेकिन जी मैं राइटर हूं, तो बड़ा हाइपोथेटिकल बात नहीं है कि आप अंगूठा छाप और आप राइटर हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता था कि राइटर बनना आसान नहीं है, और हमने मुश्किल काम जो है चुना है, हम ये करेंगे। और ये मुझे अंदर से पता था, ये शायद अरेगेंट लगे, अंदर से एक आवाज आती थी, और वो आवाज भी शायद वो डिवाइन नॉकिंग होती थी। फिर मैं यहाँ डिविनिटी को ले आया, लेकिन जब कहता था तो डिविनिटी नहीं थी। तब हम
अपने कोई अच्छे जुमले कहीं किसी को डायलॉग मार कर आ गए तो शाम को सेलिब्रेट करते थे कहीं बैठ कर। तो तो लेकिन मुझे एहसास होता है कि वो मेरे अंदर डिवाइन ब्लेसिंग होती थी और मैं बोल लेता था और मुझे पता था कि मैं लिख सकता हूँ। और इतनी सारी फिल्में लिखने के बाद ये एहसास हुआ और इतने बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करके कि मैं सही दिशा में था। अब आई रिजॉर्टेड टू डायरेक्शन बिकॉज ऑफ बिकमिंग मनी माइंडेड, क्योंकि राइटिंग में इतनी उछाल नहीं है। हम एक अच्छी कामयाब फिल्म लिखने के बाद हो सकता है 5 लाख प्राइस बढ़ जाए, अगर शाहरुख खान के ग्रुप में है तो हो सकता है 10 लाख 20 लाख प्राइस बढ़ जाए अचानक। डायरेक्शन में ऐसा नहीं है। डायरेक्शन में आज की डेट में एक फिल्म अगर किसी डायरेक्टर की हिट होती है और उसने सपोज कीजिए 5 लाख में डायरेक्ट की है, दूसरी फिल्म हो सकता है वो 2 करोड़ में करे। इतनी बड़ी उछाल है जो 90s में नहीं था। 90s में अगर आपकी एक फिल्म कामयाब हो गई एज ए डायरेक्टर तो आपके 1 लाख 2 लाख बढ़ जाएंगे, 50 लाख नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए 5-7 फिल्में लाइन से हिट देनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं एट ए लेटर स्टेज आई रिजोर्टेड टू डायरेक्शन। और मैंने एक फिल्म अभी कंप्लीट की है जिसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। लड़का मतलब हीरो हीरोइन, सो कॉल्ड हीरो हीरोइन, इससे कैरेक्टर बेस्ड फिल्म अपकमिंग है। और इसके सहायक सपोर्टिंग कास्ट जो है, मैं हिंदी बोलने की नाकाम कोशिश करता जा रहा हूँ बीच बीच में, आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो मिलिंद गुनाजी, गोविंद नामदेव, आरिफ जकरिया, पृथ्वी जोशी, ये सब रिस्पेक्टेबल डिग्निफाइड एक्टर्स हैं। ये लोग हमारी फिल्म में, अनूप जलोटा जी ने 30 साल बाद भजन सम्राट ने गाया है एक इश्क बेस्ड सूफी सॉन्ग, और इसका पिक्चराइजेशन भी अनूप जी पर हुआ है। 2-3 महीने और लगेंगे फाइनल प्रोडक्ट आने में। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी, थैंक यू वेरी मच कि इस फिल्म से एक नए सफर की अच्छी शुरुआत हो सकती है और 2-3 प्रोजेक्ट और हैं एज ए डायरेक्टर। तो आने वाले लोगों के लिए मैं यही कहूँगा, आया वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, डायरेक्टर को तो आगे सीखना पड़ेगा। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल किसी एबल डायरेक्टर के साथ उन्हें एज एन असिस्टेंट काम करना पड़ेगा, तब वो सीखेंगे कि डायरेक्शन क्या है। राइटर जो आता है उसका अहले ज़बान और मुख्तलिफ डायलेक्ट का जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल फिल्मों में अलग अलग डायलेक्ट है। कोई कैरेक्टर अवधी बोल रहा है, कोई बिहारी हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी टच के साथ बोल रहा है, तो डायलेक्ट है, वो सब जानना जरूरी। और अपकमिंग राइटर्स को पूरी फिल्म लिखने का मौका कम मिलता है। पहले 99% देखा गया है कि उनको एज ए डायलॉग राइटर चांस मिलता है। फिर वो 2-4-10 फिल्में डायलॉग राइटर लिख लिए, मुख्तलिफ राइटर्स के स्क्रीन प्ले उनके पास आई, उससे वो सीखते हैं। और मेरी तरह अगर बहुत फास्ट सीखने का जोश रहा तो फिल्में देख देख कर भी, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, बॉलीवुड में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में हैं सीखने के लिए। वो एक सीन के बाद दूसरे सीन का ताना बाना कैसा है उसको उसको सीख सकते हैं देख देख कर। ट्रेनिंग जो है थियोरी पूना इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल तो जब काम करने आएंगे तो ही होगा। इसलिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हुए स्टूडेंट को भी बहुत सारी चीजें कैमरे के सामने सीखना पड़ती हैं। तो ये मामलात हैं। और जो एक्टर हैं उनको तो पूरी जिंदगी सीखना पड़ता है। अलग अलग किरदार मिलेंगे, अलग अलग प्रिपरेशन है। तो किसी एक फ्रेमवर्क में तो सिर्फ उन्हें स्विच ऑन स्विच ऑफ आना चाहिए। और वर्ल्ड क्लास जो एक्टर हैं, दिलीप कुमार कौन से इंस्टीट्यूट में गए, अमिताभ बच्चन कौन से इंस्टीट्यूट में गए, एंड दे आर लेजेंड्स। ऐसे और बहुत से हैं। ट्रू ट्रू। तो एक्टर अपने आप से सीखता है, अपने आसपास के माहौल से सीखता है, बहुत से वो किरदार जिंदगी में देखता है, वो किरदार उसके जहन में रह जाते हैं। मौका मिलने पर वो उस किरदार का मुजाहिरा करता है। जैसे अग्निपथ एक पिक्चर आई थी, देखी होगी आपने। जी जी। अग्निपथ, अमिताभ बच्चन, उसमें मिथुन चक्रवर्ती भी थे। तो मिथुन चक्रवर्ती ने नारियल वाले
उसका रोल किया, नारियल पानी बेचने वाला। और साउथ इंडियन भाषा बोलता है वो, मतलब हिंदी साउथ हिंदी, अय्यमा अय्यम्मा वाला भाषा, वाली भाषा। तो आ, आ, वो एक बंदा था साउथ इंडियन जो माहिम में उस लॉज में मिथुंदा के साथ रहता था। उसकी बोली उन्होंने स्ट्रगलिंग डेज में ऑब्जर्व की थी, और वक्त आया जब काम मिला तो उसका इस्तेमाल किया उन्होंने, और बहुत अच्छा रहा, और उसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो ये सारे हैं, ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदात से ही एक्टर सीखता रहता है। दिलीप साहब का तो बड़ा अच्छा कॉल था, किसी ने पूछा था एक्टिंग का डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा, बड़ा इंटेलेक्चुअल जवाब दिया था। He said, a man who doesn't act is an actor. True. भाई आपको किरदार समझना है, उस किरदार को एक्ट कर देना है, उसकी थ्योरेटिकल तैयारी वारी कुछ नहीं होती। इसीलिए यादगार फिल्में उन्होंने की और बहुत कम फिल्में की। जी शुक्रिया बहुत बहुत मेरा भाई, आपका भी अमित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजेदार बातें थी। जी 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 जी, मुझे भी बहुत मजा आया और बड़ा अच्छा लगा, खुशनुमा माहौल, खुशनुमा बातें। और आपकी जुबान, खैर आप आरजे हैं तो जुबान तो पहली शर्त है, और लेकिन वो जुबान में जो कशिश है, और उस कशिश से हम मुतासिर हुए, और इंशाल्लाह लखनऊ आना हुआ तो हमारी मुलाकात भी होगी। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट लेकर हम उस तरफ आ भी जाएं। और बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और जो इस वक्त ऑडियंस हमारी देख रही है, सबके लिए शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम, आपके लोग, इस इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाकर इज्जत अफजाई की। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। आप जरूर लखनऊ आए और याद करिएगा हमें। जरूर जरूर आएंगे आएंगे। जी जी, बाकी लोग जो हमें देख रहे हैं, हम आपसे फिर अगले संडे को मिलते हैं एक दूसरे मेहमान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम मिराक मिर्जा साहब से बात कर रहे थे, बॉलीवुड की बहुत ही नामचीन शख्सियत है वो, बहुत सारी बातें उनसे हमें मालूम चली। बहुत मज़ेदार एक सफ़र रहा उनके साथ। शुक्रिया बहुत बहुत। शब खैर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।